बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्ट हो रहा है आपके मेनिंजेस से। अच्छा, मेनिंजेस जो उनसे होती हैं, आपको पता है कि हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो कवरिंग होती है वो इन्हीं मेनिंजेस से होती है और इसके अंदर हमारे 3 आप कहने के पर्दे होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन की इंजरी, मूवमेंट, इन्फेक्शन, इन सारों से बचाते हैं, जिनको हम प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं, ठीक है। अब दोनों जितनी भी ये कवरिंग होती हैं वो न्यूरल क्रस्ट से और मेसोडर्म से निकलती हैं। आपके जो न्यूरल क्रस्ट है उससे आपको कौन से सिस्टम निकलते हैं? नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम के जो है वो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं और जो आपका मेसोडर्म होता है उससे आपका कनेक्टिव टिश्यू निकलते हैं, ठीक है। तो मेनिंजेस जो है वो दोनों से मिलके बनती है, कनेक्टिव न्यूरल क्रस्ट से भी और मेसोडर्म से भी। अब इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करनी है: ड्यूरा मैटर, आर्कनाइड मैटर और पिया मैटर। अब देखें यहाँ पे, आप गौर से देखें तो आपको ना पिया मैटर तो ये आपको ऐसे नज़र आ रही होगी जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है ना वो। क्यों? क्योंकि ना ये आपके ब्रेन के साथ ऐसे चिपकी हुई होती है। उससे ऊपर वाली जो मिडल होती है ना उसे कहते हैं आर्कनाइड मैटर। अब ये जो आर्कनाइड होती है ना, ये वाली होती है, ये इधर वाली, ये होती है बिटवीन दी ड्यूरा मैटर और पिया मैटर। अब इसके अंदर भी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आ जाती हैं। बाहर वाली होती है बिल्कुल ये वाली, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो स्कल के बिल्कुल साथ मिला हुआ होता है उसको कहते हैं ड्यूरा, और ये बड़ी हार्ड किस्म की होती है, ठीक है। तो वो कहता है ड्यूरा मैटर क्या है? थिक आउटर लेयर क्लोजेस्ट टू स्कल, यानी कि स्कल के बिल्कुल पास होती है और बहुत ज़्यादा क्या होती है? सख्त होती है। ड्यूरा का मतलब ही क्या होता है? हार्ड, ठीक है ना। तो क्या होती है? बहुत सख्त होती है। तो सबसे जो सा इंपॉर्टेंट है वो ड्यूरा, जो आपको मैकेनिकल जो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर ना यहाँ पे ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, ब्रिजिंग वेन्स, ये ब्रिजिंग वेन्स आपकी बेसिकली ब्रेन से जो है वो क्या करती हैं? ब्रेन से जो है वो ब्लड उठाती हैं और कहाँ पे फेंकती हैं? आपके वेनस साइनसिस में, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? जो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं ये ड्यूरा को क्रॉस करती हैं। तो ये ड्यूरा को क्रॉस करके जो है वो ब्रेन से जो है वो ब्लड लेके साइनसिस में जो है वो जाके डालती हैं। नेक्स्ट वो कहता है आर्कनाइड मैटर, ये मिडल लेयर होती है। अब ड्यूरा के बिल्कुल नीचे मैंने आपको यहाँ पे दिखाई ये रेड वाली, इसको कहते हैं हम आर्कनाइड, और ये क्या है? मिडल लेयर, कंटेन वेब लाइक कनेक्शंस, यानी कि बीच वाली लेयर है उसके अंदर स्पाइडर वेब जैसी अपीयरेंस होती है, ठीक है, दरमियान के अंदर। उसके बाद आ जाती है आपकी पिया मैटर। अब ये आर्कनाइड और ड्यूरा के दरमियान की जो स्पेसिस होती हैं उनको क्या कहते हैं, और आर्कनाइड और पिया के दरमियान कौन सी स्पेसिस आते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। पिया मैटर जो होती है वो आखिरी होती है, थिन फाइब्रस इनर लेयर दैट फिल्मली एडहेयर्स टू, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल चिपकी होती है, पतली होती है बेसिकली, और सबसे अंदर वाली होती है और बिल्कुल चिपकी होती है। और ये जो होती है वो ब्रेन के हर कर्व को, सल्कस को और गायरस को ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है सेंट्रल सेरिब्रल फ्लूइड फ्लोज इन द सब आर्कनाइड स्पेस, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। अब ये जो सब आर्कनाइड स्पेस है ये कहाँ पे है? बेसिकली ये आपके आर्कनाइड और पिया मैटर के दरमियान है। अगर फॉर एग्जांपल ये आर्कनाइड स्पेस है और ये आपकी पिया मैटर है, मतलब मिडल और ये लास्ट वाली जो चिपकी होती है, उसके दरमियान से आपका क्या फ्लो कर रहा होता है? बेसिकली सॉरी, यहाँ से आपका मतलब यहाँ से आपका वाटर फॉलो, सेंट्रल सेरिब्रल फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा होता है? फ्लो कर रहा होता है इसके दरमियान से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम एलपी करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हम करते कहाँ हैं? इस यहाँ से हम सेंट्रल सेरिब्रल फ्लूइड जो फ्लो कर रहा होता है बिटवीन द सब आर्कनाइड स्पेस और आर्कनाइड और पिया मैटर, तो यहाँ से हम लेते हैं, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए और यहाँ पे ब्लड जो है कोई आर्टरी या कोई भी चीज़ ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए, तो यहाँ पे अगर कोई हेमरेज होता है तो उसको हम कहते हैं सब आर्कनाइड हेमरेज। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सब आर्कनाइड कहाँ होता है? बिटवीन आर्कनाइड और पिया मैटर के दरमियान। एक और आता है एपिड्यूरल हेमाटोमा। अब ये जो स्पेस होती है ये होती है आपकी ड्यूरा मैटर, ये ऊपर जो सा होता है ना, ड्यूरा जो सबसे हार्ड होती है उसके, और जो ऊपर आपका स्कल जो सा होता है ना, आपका जो यहाँ पे स्कल बना होता है ऐसे, ठीक है, इसके दरमियान। अब देखें जब भी आपके पास पेशेंट आता है, एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, अगर उसको कोई चोट लगती है और उसकी हड्डी टूटती है तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे आएगा? इस ड्यूरा मैटर पे आएगा। और अगर यहाँ पे कोई ना कोई इफेक्ट हो तो उसको कहते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा। फॉर एग्जांपल अगर आप सीटी समटाइम देखें ना, तो ऐसे यहाँ तो आपके ऐसे करके हेमिस्फीयर जैसे बने होते हैं ना, तो यहाँ ऐसे कन्वेक्स टाइप जो है ना, बाई कन्वेक्स जो है वो आपकी शो हो रही होती है कि आपको क्या हुआ है? एपिड्यूरल हेमाटोमा हुआ है, ठीक है। और
इसी ये पोटेंशियल बिटवीन ड्यूरा एंड मैंने जो आपको बता दिया कंटेनिंग फैट एंड ब्लड। अब देखो वही ब्लड वेसल्स वगैरह क्यों, जब भी आपकी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, टूट जाती हैं। साइट ऑफ ब्लड कोलेक्शन, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, और अगर ये डैमेज हो जाए तो हम उसको ये कहते हैं कि इसको क्या हो चुका है, हेमाटोमा हो चुका है, एपिड्यूरल हेमाटोमा हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर जब आपके पास पेशेंट आता है ना तो वो आता है ल्यूसिड इंटरवल के साथ। अब अगर आप देखें तो उसमें ये होता है कि जब भी आपके पास इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आएगा तो आप जब पेशेंट की अटेंडेंट से हिस्ट्री ले रहे होंगे तो वो कहेंगे कि ये गिरा था, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ फॉल होगी, ऐसे लिखते हैं हम, हिस्ट्री ऑफ फॉल, गिरा था, उसके बाद इसको जो सा वो होश था, मतलब वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है ना, उसको कोई ये नहीं था कि वो अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हो या कुछ भी हो, तो उसके अंदर जो पेशेंट बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद फ़ौरन बाद वो क्या कहाँ चला गया, बिल्कुल बेहोश हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल के पेशेंट बिल्कुल ठीक था, चोट लगी, पेशेंट बिल्कुल ठीक था, उसके बाद वो क्या चला गया, बिल्कुल जो है वो अनकॉन्शियस जो है वो स्टेट के अंदर चला गया, ठीक है। और डैमेज किसकी वजह से होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर्स। अब ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते क्या हैं, बेसिकली आपके कोई भी ऐसे टॉक्सिक जो आपके जो ब्लड से आपके नर्व्स के अंदर आए या नर्वस सिस्टम के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो उनको ये रोकता है, ठीक है, एक फंक्शन। अब उसमें 4 चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, 4 स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं। अब लिखा वही हुआ है कि ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया ड्रग्स वगैरह को रोकते हैं ताकि सेंट्रल सेरेब्रल फ्लूइड या नर्वस सिस्टम को वो खराब ना करें। अब 4 स्ट्रक्चर्स को आपने देखना है, एक टाइट जंक्शन, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक पेरिसाइड और एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेस। आपने किडनी के अंदर पढ़ा होगा कि आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, बोमन कैप्सूल्स यहाँ पे ऐसे यूँ करके पड़े होते हैं, यहाँ से फिल्टर होते हैं और यहाँ पे आपके फूड प्रोसेस जो से पड़े होते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे आप नेफ्रोटिक को करते हैं कि एल्ब्यूमिन ज़्यादा जा रहा है या फिर ब्लड लीक हो रहा है, तो ये भी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं हमारी किडनी के अंदर। यहाँ पे हमारे वो कहते हैं टाइट जंक्शंस होते हैं। पहले टाइट जंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली कैपिलरी के एंडोथेलियम सेल्स के दरमियान होते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर यही होता है जो हमारे ड्रग्स और टॉक्सिन्स को रोकता है, ये टाइट जंक्शंस, ठीक है, बिटवीन कैपिलरी एंडोथेलियम सेल्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पेरिसाइड्स भी कैपिलरी की स्टेबिलिटी होता है, और एस्ट्रोसाइट जो होता है वो आपको न्यूरोनल कंट्रोल, आपको या नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है वो प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड क्रॉस स्लो मीडिएटेड। अब देखें जो भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो उनसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल अब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं, अब इनके लिए बस आती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट का बात करो, और वो लेके जाते हैं तो स्लो है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड सोलुबल जैसे सब्सटेंस है वो रैपिडली क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, इनके अंदर कोई बैरियर नहीं होता। लेकिन जो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज हैं ये स्लो करते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर लिपिड सब्सटेंस होते हैं ये मिनटों में जो है वो क्रॉस करते हैं, आसानी से जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, निकोटीन या फिर एनेस्थेटिक गैसेस वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें इजीली कर जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो कहते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन विद फेनेस्ट्रेटरी कैपिलरीज विद नो ब्लड ब्रेन बैरियर अलाउ मॉलिक्यूल। अच्छा, इसका ना मतलब ये होता है, देखें एक चीज़ ये होती है एरिया पोस्ट्रीमा वोमिटिंग। अब इसका मतलब ये होता है कि देखें जब भी हमारी ब्लड के अंदर जो ब्लड टॉक्सिन्स हैं अगर ये इस एरिया के अंदर आते हैं ना, इस एरिया के अंदर ये सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन, अब यहाँ पे ना आपका ब्लड ब्रेन बैरियर्स नहीं होते, यहाँ पे आपके ब्लड ब्रेन बैरियर्स नहीं होते, यहाँ पे आपका एरिया पोस्टर्मा होता है, और ये एरिया पोस्टर्मा आपके जो ब्रेन होता है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होता है, इसके अंदर कोई ब्लड ब्रेन बैरियर्स नहीं होते। अगर यहाँ पे इस एरिया के अंदर कोई भी किस्म का टॉक्सिन्स ड्रग्स वगैरह आता है तो ये एरिया पोस्टर्मा डायरेक्ट सिग्नल देता है ब्रेन को, और वहाँ से उसको कौन सा रिफ्लेक्स मिलता है, वोमिटिंग का सिग्नल कौन सा मिलता है, वोमिटिंग का, वोमिट जो है वो ट्रिगर करता है एरिया पोस्टर्मा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें आपके ब्लड ब्रेन बैरियर्स नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ आपका एरिया पोस्टर्मा होता है जो वोमिटिंग करवाता है। अब वोमिटिंग आफ्टर केमोथेरेपी और ये चीज़ें होती हैं कि जो आपको ट्रिगर करती हैं। अच्छा, OVLT का मतलब ये होता है कि आपका बेसिकली जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी को सेंस करता है, बेसिकली मतलब ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं बेसिकली ये। अब आपको पता है कि हमारी जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है उसको ब्लड की ऑस्मोलैरिटी उसको कंट्रोल कौन करता है, ADH। तो ये ADH जो सा होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि ओवल जो से होते हैं वो आपके बेसिकली ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं न्यूरोफाइसिस या ADH रिलीज, यानी कि हार्मोन जो से वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट वो कहता है ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रप्शन, यानी कि स्ट्रोक, वैसोजेनिक एडिमा। अब देखें जब भी आपका स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास आता है ना, ठीक है ना, होता क्यों है,
ये जो आपके टाइट जंक्शन होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको ऊपर मैंने पढ़ाया, जो 4 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई होता है तो टाइट जंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी भी टॉक्सिन्स और ड्रग्स को अंदर ना आने दें। तो जब भी स्ट्रोक होता है तो जो टाइट जंक्शन होते हैं वो क्या हो जाती हैं, यहाँ से ब्रेक हो जाती हैं। जब भी ये टाइट जंक्शन यहाँ से ब्रेक होंगी तो क्या होता है, फ्लूइड लीक होना स्टार्ट कर देता है। जब भी फ्लूइड लीक होता है तो उसकी वजह से हमें कौन सी हिस्ट्री देखने को मिलती है, एडिमा। और जब भी एडिमा होता है, और हमारे पास पेशेंट ऐसे आता है कि उसको क्या, हाइपरऑस्मोलॉजेंट यानी कि मैनिटोल कैन डिस्टर्ब द ब्लड ब्रेन बैरियर्स, इंक्रीज परमेबिलिटी। जब भी हमारे पास ये पेशेंट आते हैं ना, चाहे आईसी ब्लीड का हो, सब आर्कनाइड जो सा हेमरेज का हो, सीवेव, ये जब भी पेशेंट आपके पास आएंगे ना, इन्फॉक्शन, इनके अंदर जो ब्लीड होता है, ये ट्रॉमा का हो, एपिड्यूरल है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले लगती है ना, वो मैनिटोल ही लगती है। इमरजेंसी के अंदर मैनिटोल ही लगती है, ये तो आपको पता होगा। अब मैनिटोल करता क्या है, ये वाटर को क्या करता है, वाटर को पुल करता है। जैसे ये पुल करता है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स को टेम्परेरी तौर पे ओपन कर देता है, जिसकी वजह से जो इंट्राक्रीनल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, वहाँ वैसे ही ब्लड पड़ा है, उसका प्रेशर वैसे ज़्यादा है, तो मैनिटोल क्या करता है, कम करता है। फिर उसके बाद जो आईसी ब्लीड और इनके पेशेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 170/100 110 ये नॉर्मल ही होता है। अगर 200 या 210 से अबव जाता है ना, तो हम उनको या मैनिटोल की इन्फ्यूजन या साथ के साथ हम जो है वो इंजेक्शन लेबिटालोल हम स्टार्ट करवाते हैं, वो भी 20 mg से। 20 mg से हम लेबिटालोल स्टार्ट करवाते हैं और फिर हम देखते रहते हैं कि उसकी है। अगर फॉर एग्जांपल आप उनका ब्लड प्रेशर वो सेटल नहीं होता, तो हम उनको लेबिटालोल की इन्फ्यूजन चलवा देते हैं और फिर हम मेजर करते रहते हैं हर घंटे बाद, या 2 आवर्ली या 1 आवर्ली जो है वो हम उनको देखते रहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट आ जाता है आपका वॉमिटिंग सेंटर। वॉमिटिंग सेंटर कौन कंट्रोल कर रहा होता है, एंटियस इन द मेडुला। एंटियस बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरस। बेसिकली मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया कि वोमिटिंग का एक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। वोमिटिंग एक रिफ्लेक्स है ना, यानी कि कोई भी गट की इरिटेशन हो या कुछ भी ऐसा हो, हमने कुछ खाया हो और हमें वो हजम ही ना हो, तो उसकी वजह से वॉमिट हो जाती है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो वो एक रिफ्लेक्स है। और वो रिफ्लेक्स के कंट्रोल सेंटर कौन सा है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। और इसकी लोकेशन कौन सी है, मेडुला, विच रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सीटीजेड लोकेटेड, ये मैंने आपको भी ऊपर पढ़ा दिया, जिसको हम पोक्सट्रेमा कहते हैं, इन फोर्थ वेंट्रिकल। यानी कि जो आपके जब भी केमो रिसेप्टर जो है वो ट्रिगर होते हैं, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड टॉक्सिन्स हैं, मोशन सिकनेस है, या गट की कोई इरिटेशन है, तो उसके अंदर आपका क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, ट्रिगर होते हैं, और इसकी वजह से डायरेक्टली सेंसिस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर्स तो नहीं होता ना इसके अंदर, इस एरिया के अंदर, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली आपको जो है वो वॉमिट हो जाता है, ठीक है। ये जीआईटी ट्रैक, मोशन सिकनेस वगैरह, वेगस नर्व, वेस्टिबुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपके यानी लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर ना सिटीजेड एंड रजिस्टर वॉमिटिंग सेंटर न्यूक्लियर रिसीव इनपुट फ्रॉम 5, अब 5 मेजर रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम में M1 H1, गैस्ट्रो जीआईटी के अंदर सेरोटोनिन करता है डिटेक्ट, केमो रिसेप्टर्स में डोपामिन, सेरोटोनिन, न्यूरोकाइनिन। अब ये 5 होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके H1 है जो आपकी मोशन सिकनेस को कंट्रोल कर रहा होता है, M1 है वो भी मोशन सिकनेस को कंट्रोल कर रहा होता है, वो जो आपके वेस्टिबुलर जो सिस्टम है उसके अंदर होता है। इसके अलावा आपका यहाँ लिख देता हूँ H1 मोशन सिकनेस, M1 भी मोशन सिकनेस, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, वेस्टिबुलर सिस्टम। फिर आपका आ जाता है D2 क्या करता है, ड्रग्स को, और D2 आपका क्या होता है, डोपामिन जो आपका केमो रिसेप्टर जो ट्रिगर करता है। फिर आपका आ जाता है 5-HT3 जो आपको केमोथेरेपी जो आपकी होती है उस पर, और NK1 जो क्या होता है, सब्सटेंस P, ठीक है। ये 5 ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन F3 5-HT3 ये जो सा होता है, ये आपकी जीआईटी गट की इरिटेशन वगैरह को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि H1 M1 जो है वो आपके मोशन सिकनेस वगैरह के लिए होते हैं, और आपको पता है जब ये चीज़ें हो तो हम एंटी हिस्टामिन्स वगैरह देते हैं, ठीक है। कोई भी मोशन सिकनेस वगैरह हो तो ये एंटीमस्कुलिन वगैरह देते हैं। बाकी जो से केमोथेरेपी जो से वाले होते हैं वोमिटिंग वगैरह, उसके अंदर हम डोपामिन और सेरोटोनिन ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पेशेंट समटाइम जो है वो रिकवर कर जाता है। सो दिस इज ऑफ इट। मेनिंजेस हो गया, ब्लड ब्रेन बैरियर्स हो गया, वोमिटिंग सेंटर होगी। नेक्स्ट हम जो है वो स्लीप जो सा स्टेजेस वगैरह होते हैं, और इसके अंदर मतलब एक क्वेश्चन लास्ट में आता है NRE के अंदर ना,
तो मेनिंजेस आपको पता है कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है, ड्यूरा मेटा, आर्कनाइड, पिया मेटर, ठीक है। ड्यूरा बाहर, आर्कनाइड मिड, पिया मेटर। फिर जो सब आर्कनाइड स्पेस होती है वो क्या होती है आपकी, जब भी आपका हेमरेज वगैरह होता है उसके अंदर सेंट्रल सेरेब्रल फ्लूइड आपके यहाँ पे होता है। एपिड्यूरल हेमाटोमा जो स्पेस में होता है स्कल और ड्यूरा मेटर के दरमियान। ब्लड ब्रेन बैरियर्स का सिंपली याद रखना है, 4 जंक्शन होते हैं, टाइट, बेसमेंट, पेरिसाइड और एस्ट्रोसाइड, जो हमें ड्रग टॉक्सिसिटी और इंजर्स से बचाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर हमारे एरिया पोस्टर्म होता है, पोक्सटर्म से जो हमें नीचे बताया गया है। तो ये हमारे वोमिटिंग को ट्रिगर करता है, मतलब रिफ्लेक्स शो करता है, ठीक है। और मैनिटॉल हम देते हैं जब भी हमारा आईसी ब्लीड का या कोई भी ऐसे हेमरेज का पेशेंट है। और वोमिटिंग सेंटर का आपको पीछे से जो सा अगर आपने पढ़ा है बुक स्ट्रेमा, तो उसके अंदर जो है वो वोमिटिंग को सेंस करता है। और इसके अंदर 4 जो है 5 रिसेप्टर्स को आपने याद करना है, H1, M1, D2, 5H3, सेरोटोनिन और NK1, ठीक है। सो दिस इज ऑफ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट स्लीप की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। थैंक यू।